नमस्कार, आप देख रहे हैं चक्रव्यूह मेरे साथ। आज चक्रव्यूह में बात करेंगे एक खास शख्सियत से। जी हाँ, मेरे साथ है कृष्णाल पवार और राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्लानिंग्स और क्या स्ट्रैटेजी को लेकर वो हरियाणा की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आपका स्वागत है। सबसे पहले मैडम संधू का अपने कार्यालय में हरियाणा न्यूज़ का आपका धन्यवाद करता हूं। जी शुक्रिया। आपने सवाल किया कि परिवहन मंत्री के साथ साथ मेरे पास आवास मंत्री जी बिल्कुल है, दो विभाग लेकिन हैं। ट्रांसपोर्ट पर हम ज्यादा इसलिए तरजीह देते हैं क्योंकि वो बहुत जरूरी है एक आम इंसान के लिए, आम हरियाणा की जनता के लिए, क्योंकि आने जाने का साधन तो रोडवेज ही है, तो उसके ऊपर लोग बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। इसके लिए मैडम हरियाणा रोडवेज के अंदर हाँ पूरे हरियाणा प्रदेश में 4200 बसों का बेड़ा है। हाँ। आज 3800 बसें रूट पे काम कर रही हैं। 400 बसें अब भी यार्ड के अंदर खड़ी हैं ड्यूटी ड्राइवर ना होने की वजह से। हाँ। पूर्व की सरकार में नई बसें खरीदी गई लेकिन ड्राइवर भर्ती नहीं किए, जिससे हरियाणा प्रदेश की रोडवेज को करोड़ों रुपए का घाटा हुआ। तो इसलिए हम उस घाटे को पूरा करने के लिए मैंने अपने विभाग के अंदर अभी 1000 ड्राइवर भर्ती करने का फैसला किया था, लेकिन 750 ड्राइवर की भर्ती के लिए अभी कार्य चालू है। बहुत जल्दी हमारे ड्राइवर आ जाएंगे, जिससे जो बसें यार्ड के अंदर खड़ी हैं वो चलेंगी। इसके अलावा 600 बस हमने नई खरीदनी है, उसमें से हम 50% 300 बसों का हम अभी ऑर्डर दे रहे हैं। हाँ। जिससे कि 400 पहले बची हुई है, 300 या 700 बसें हम रूट पर ले आए। उसके बाद 2-4 महीने के बाद हम 300 बसें फिर खरीदेंगे। हाँ। और ड्राइवर भर्ती करके हम सभी बसों को रूट पर लेकर आएंगे। हाँ। इसके अलावा जो बसें यार्ड के अंदर आती हैं, पूर्व सरकारों में कोई भी टेक्निकल स्टाफ का एक भी कर्मचारी भर्ती नहीं किया। हमने 636 कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेज रखा है। बहुत जल्दी भी वो उनको भी भर्ती किया जाएगा। आज तक ये जो हालात रहे, ये क्या कारण थे? इसके कारण पूर्व सरकारों की जो पॉलिसी थी, जिस वजह से वो सरकारें उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, जिस वजह से हरियाणा रोडवेज को घाटा हुआ और लोगों को जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए ये वो पूर्व सरकारें दे नहीं पाई। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश के अंदर एक दिन में 33 लाख लोगों को बस सुविधाओं की आवश्यकता है, लेकिन हरियाणा रोडवेज केवल 13 लाख लोगों को सुविधाएं दे पा रहा है। इसके लिए 880 बसें हमारी प्राइवेट बसें जो रूट की बसें वो चल रही हैं, 3800 बसें हरियाणा रोडवेज की हैं। तो हम अब एक स्कीम लेकर आ रहे हैं जिसमें बस मालिक की होगी, ड्राइवर मालिक का होगा, कंडक्टर हरियाणा रोडवेज का होगा, परमिट हरियाणा रोडवेज का होगा और पर किलोमीटर के हिसाब से हम बस देंगे, जिससे कि पूरे प्रदेश के अंदर बसों की कोई असुविधा ना हो, जिससे यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित जा सके। हम ऐसी योजनाएं बना रहे हैं। जो प्राइवेट परमिट देने की बातों को लेकर कई बार रोडवेज कर्मचारी का डेडलॉक पुरानी सरकार के साथ भी रहा, उसको लेकर आप कुछ बदलाव कर रहे हैं? नहीं, हाँ, इसके लिए जो 880 है माननीय कोर्ट के आदेश से बसें चल रही हैं। हाँ। बाकी हम नया परमिट कोई नहीं दे पा रहे। जो मैं आपको बोल रहा हूँ, स्कीम राजस्थान में भी है, पंजाब में भी है, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, कई स्टेटों में है। उसी पैटर्न पर किलोमीटर के हिसाब से हम बसें चालू करेंगे। अच्छा, ये आपके मैनिफेस्टो में भी था। अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि हम गार्ड जो हैं, एक सुरक्षा गार्ड रोडवेज बसेस में ज़रूर होगा। हम वुमेन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपका एक बयान आया था, इनफैक्ट मेरे ही चैनल में मेरे से ही बात करते हुए आपने कहा था कि अब माहौल बहुत सुरक्षित है, अब ज़रूरत नहीं है ऐसे सुरक्षा गार्ड्स की। यही बात मैं दोबारा फिर दोहरा रहा हूँ कि सिक्योरिटी का मामला समय पर देखा जाता है। पूर्व सरकारों के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो तैयार किया, उस टाइम सिक्योरिटी की आवश्यकता हमने महसूस करते हुए अपने मैनिफेस्टो में डाला था। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश में इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो नहीं लगता? जानकार मानते हैं कि तब मैनिफेस्टो में वुमेन वोट्स को, वोट बैंक को अट्रैक्ट करना था, तब ये क्लॉज डाल दिया गया और उसके बाद अपने हिसाब से तब माहौल खराब था। आज माहौल एक साल में बिल्कुल बढ़िया हो गया। बिल्कुल अच्छा माहौल है, लेकिन तो इतना क्राइम जो बढ़ रहा है उसका क्या? और जो बसों में पीछे कुछ इंसिडेंट्स भी हुए थे, उसमें एक्शन भी आपने लिया था। मैंने एक्शन लिए थे। तो वो क्या था? नहीं, इस मामले में हमने जब भी कोई मेरे संज्ञान में आया है, रात को 11:30 बजे भी मेरे पास फोन आया। हाँ। मैंने रात को भी टेलीफोन अटेंड करके वो काबिले तारीफ है कि एक्शन हुआ, लेकिन हम ये कह दें कि बिल्कुल कोई जरूरत ही नहीं है, तो फिर हमने मैनिफेस्टो में वादा क्यों किया? इस प्रकार से महिलाओं की जहाँ तक बात की, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं
और हमारी अभी अंडर कंसिडरेशन एक योजना है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी भी हमारी बेटियां हैं जो गर्ल कॉलेज हैं, हम उनको बस मुहैया कराएंगे केवल ओनली फॉर गर्ल जो स्टूडेंट के लिए। तो इस प्रकार से जो लड़कियां उस बसों में आ जाएंगी तो असुरक्षा का तो उसमें सवाल ही पैदा नहीं उठता। लेकिन जब तक नहीं है तब तक तो है। आप देखिए पिछले कुछ दिनों में ऐसे इंसिडेंट्स हुए, एक इंसिडेंट में तो आपने कार्रवाई भी कर दी थी, उसके बाद भी ऐसे एक दो इंसिडेंट्स आए जहां पर ड्राइवर की और कंडक्टर की जो लापरवाही बदतमीजी के मामले भी सामने आए। अब उनसे बात करते हैं कर्मचारी संगठन के लोगों से, वो कहते हैं कि आपको क्या पता, वो इतने अंडर प्रेशर काम करते हैं क्योंकि भर्ती नहीं हो रही है, इस वजह से इस तरह का एटीट्यूड है। इस प्रकार से कोई ड्राइवर कंडक्टर जो बस पर लेकर चलता है तो उसमें उनको किस बात का प्रेशर है, एक बस के ऊपर एक ड्राइवर कंडक्टर ही जाएगा ना। तो इसलिए इस प्रकार के कई इंसिडेंट हुए, एक नहीं कई हुए हैं। उसी टाइम फौरी एक्शन लिया है और उनको सस्पेंड किया है। हम भविष्य के लिए आपको पूरी श्योरिटी देते हैं कि बस के अंदर यात्रा करने वाला, चाहे हमारी माता है, चाहे हमारी बेटी है, चाहे कोई व्यक्ति है, उसको पूरा सम्मान मिलेगा और सुरक्षा की पूरी गारंटी होगी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। और कहाँ मेंटेन्ड है लॉ एंड ऑर्डर? नहीं, देखो आप शूट आउट हो रहे हैं गुड़गांव में, इतनी लूटपाट की वारदातें हो रही हैं हरियाणा में, और महिलाओं की रेप की भी घटनाएं इतनी हो गई हैं। कहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है? हाँ, बसों की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो आप ये कहिए कि बसों में हम इसको मेंटेन करेंगे। इसमें मैडम संधू जी, क्राइम करने वाला क्राइम कर जाता है, लेकिन सरकार की ड्यूटी है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस डिपार्टमेंट की ड्यूटी है, क्राइम करने वाला क्राइम कर जाता है लेकिन उसको ट्रेस आउट करे। आज की मौजूदा सरकार जो क्राइम करके जा रहे हैं उनको ट्रेस आउट करने में पूरी ताकत के साथ पुलिस डिपार्टमेंट कार्य कर रहा है, करेगा। चलिए, आपकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि ब्रॉड डे लाइट में शूट एट साइट हुआ गुड़गांव में, सीसीटीवी की फुटेज है, उसके बावजूद अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ है। तो मैं आपकी इस बात से तो इत्तेफाक नहीं रख रही हूँ, लेकिन क्योंकि आपका विभाग ट्रांसपोर्ट का है, मैं उस पर बात ज़रूर करना चाहूँगी। तो क्या अभी ये जो प्लानिंग है, क्या गार्ड्स बसेस में होंगे, या फिर आप ये अभी भी अपनी बात पर कायम हैं कि अब इनकी ज़रूरत नहीं? मैं अपनी बात पे अभी कायम हूँ, इनकी आवश्यकता नहीं है। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। पूर्व सरकारों में सम्मान के साथ महिला को सुरक्षा की भी जरूरत है पवार साहब। सुरक्षा की भी आप गारंटी देते हैं। यदि कोई इस प्रकार का इंसिडेंट हरियाणा प्रदेश में सुरक्षा की या फिर बसों में महिलाओं की सुरक्षा की आप गारंटी लेते हैं? इसके लिए कोई भी किसी महिला के साथ इस प्रकार का इंसिडेंट होगा तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस प्रकार का इंसिडेंट की हम आपको श्योरिटी देते हैं। लेकिन इंसिडेंट हो ना, इसके लिए हम क्या कदम उठाएंगे? इंसिडेंट होने के बाद कार्रवाई हुई तो औरत के साथ जो हुआ वो वापस नहीं आता। इस प्रकार से पूरे आप हिंदुस्तान की बात ले लें, हरियाणा को छोड़कर कौन नहीं, मैं हरियाणा की बात कर रही हूं। हम हरियाणा में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बसेस में क्या कर रहे हैं? नहीं, आप हरियाणा की दूसरे आप किसी स्टेट की बात ले लें, कौन से स्टेट के अंदर बसों के अंदर गार्ड लगाए गए हैं? तो आपने मैनिफेस्टो में वादा क्यों किया? मैनिफेस्टो में हालात पूर्व सरकार के ऐसे थे, लेकिन आज वो हालात नहीं थे। ये दिल बहला देने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तब हमें जरूरत थी, आज हमें जरूरत नहीं है। 5 साल बाद एक और मैनिफेस्टो की जरूरत होगी तो हम एक नया वादा उसमें डाल देंगे। सर, यही बात है। मान लीजिए 1 साल में मतलब आपने माना कि बीजेपी ने आके हालात बदल दिए, आपका ये कहना है? बिल्कुल, मैं कहता हूँ मौजूदा जो सरकार है लॉ एंड ऑर्डर पर पूरे ताकत से काम कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। कोई भी दोषी है, कमाल का लॉ एंड ऑर्डर है। जेल में हर दूसरे हफ्ते मोबाइल फोन मिल रहे होते हैं। कमाल का लॉ एंड ऑर्डर है कि गुड़गांव में ओपनली मर्डर हो रहे होते हैं। कमाल का लॉ एंड ऑर्डर है कि फिर इतनी चेन स्नैचिंग्स होती हैं। तो फिर मैं क्या कहूँगी? नहीं, आप पिछली सरकारों के भी आप हम कंपेयर करेंगे। नहीं, आप पिछली सरकारों के आंकड़े निकालें, इस सरकार को निकालें, आपको जो क्राइम परसेंटेज की जो ग्रोथ है उसमें निश्चित तौर पर आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो पूर्व में हुआ इस सरकार में नहीं हुआ। अच्छा, चलिए, ये मैं ट्रांसपोर्ट की बात करती हूँ। आपको पहले तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, इनेलो से लेकर बीजेपी तक का सफ़र आपका कैसा रहा? क्या बदलाव आपको नज़र आ रहा है? मैं 35 साल लगातार इनेलो में रहा। हाँ। और 91 से लेके अप टू डेट मैं 5वीं बार विधानसभा में आया हूँ। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन का, राष्ट्रीय नेताओं का, माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। हाँ। जिन्होंने मुझे अपने कैबिनेट में शामिल किया और परिवहन और आवास की जिम्मेवारी दी है। और मैं आज बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि प्रदेश के अंदर जो जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है परिवहन और आवास की, बहुत जिम्मेवारी के दोनों विभाग हैं।
इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, अभी मैं कह रहा था सम्मान की बात थी, पिछली सरकारों में जो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है मेन त्यौहार हम मानते हैं, पूर्व सरकारों में केवल घोषणाएं होती थी, लेकिन अब की बार जो रक्षाबंधन था एक दिन के अंदर 13 लाख लोगों को हम सुविधाएं देते हैं। पिछले महीने की 28 तारीख को हमने एक दिन पहले 12 बजे हमने बस चालू की, तो हमने पहले दिन 13 लाख प्लस 8 लाख 21 लाख यात्रियों ने यात्रा की, और 29 तारीख को रक्षाबंधन के दिन 13 लाख प्लस 12 लाख 25 लाख यात्रियों ने यात्रा की। इसके अलावा हमने पहले एक दिन सुख सुविधाएं मिलती, हमने 2 दिन दी, और हमने पहली बार जो माँ मामा के घर जाएगी, देहात में कहते हैं, तो बेटा भी कहेगा बच्चा भी कहेगा माँ मैं तेरे साथ मामा के घर जाऊंगा, हमने 15 साल तक का बच्चा भी फ्री अलाउ किया, ये शुरुआत हमने की है। इसके अलावा विशेष तौर से युवाओं के लिए, जो कि आज कोई ड्राइविंग लाइसेंस कोई युवा लेना चाहता है तो उसको 2-2 3-3 साल वेट करना पड़ता है। आज केवल हमारे 18 ऐसे ट्रेनिंग सेंटर हैं जो केवल हम बसों की ट्रेनिंग है भी देते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से और मैंने विचार विमर्श करके भी कोई युवा आज को ड्राइवरी का लाइसेंस बनवाना चाहता है, नौकरी करना चाहता है सरकारी जॉब में, प्राइवेट जॉब में, उसको 3 साल वेट करेगा तो ओवरेज हो जाएगा। तो इसलिए हमने फैसला किया है कि हम पूरे प्रदेश में हर डिपो के ऊपर, जिला के ऊपर एक ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलेंगे, कम से कम 10 एकड़ जमीन में। उसके अंदर ट्रक की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, बस की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, जेसीबी की दी जाएगी, क्रेन की दी जाएगी, ट्रैक्टर की दी जाएगी, मोटरसाइकिल की दी जाएगी, कार की दी जाएगी। लाइसेंस उनको जल्दी मिल जाए, जो 3-3 साल का जो वेटिंग है वो खत्म हो जाए। इसके अलावा सबसे अच्छा फैसला हमने अभी 3 दिन पहले किया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भी कोई गाड़ी लेता है तो वो एजेंसी से गाड़ी लेने के बाद पहले वो डिस्ट्रिक्ट में डीआई से पास कराता है, फिर जाकर कोर्ट में फाइल तैयार करता है, फिर वो दलाल उससे पैसे लेते हैं, फिर अथॉरिटी में जाता है, फिर धक्के खाता है। अब हमने फैसला किया बहुत जल्दी इसको लागू करेंगे। कोई व्यक्ति कोई अपनी गाड़ी एजेंसी से लेगा तो वहीं पर उसकी पासिंग होगी, वहीं पर उसकी जो फीस है वहीं जमा करा करके और नंबर लगा कर रजिस्ट्रेशन उसमें दी जाएगी। इसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश के सैकड़ों लोगों के पास, सभी पार्टी के नेताओं के फ़ोन मेरे पास आए, ये बहुत अच्छा फैसला है, ये हमने किया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इनेलो और बीजेपी की राजनीति में कितना बदलाव आपने देखा। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, हाँ, ये बहुत अच्छी सोच की सरकार है। विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री हैं, हाँ, बहुत हॉनेस्ट मुख्यमंत्री हैं। इनकी सोच है कि जो प्रदेश के अंदर जो एक भ्रष्टाचार है मूल रूप से समाप्त हो। हाँ। उसके लिए चाहे आप रजिस्ट्रेशन की बात लें, जैसे रेवेन्यू के अंदर रजिस्ट्री होती थी, पहले बहुत वहाँ पर रिश्वत ली जाती थी, आज कोई तहसील में रिश्वत लेने वाला नहीं है। तो इसलिए हर डिपार्टमेंट के अंदर रिव्यू चल रहा है, जिससे किस प्रकार से, जैसे मैंने आपको अपने विभाग की बात बताई है, हाँ, इसके अंदर कोई व्यक्ति कोई आरसी बनवाता था, हाँ, तो उसके 10-15 दिन आराम से लग जाते थे, हाँ, और कई पॉइंट पर रिश्वत देकर जब उसको एक आरसी मिलती थी, हाँ, अब इसमें 1 पैसा भी इसको कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है, उसको आरसी मिल जाएगी। अच्छा, एक बार जब आप आए और उसके बाद आपको टिकट मिला, फिर आपको कैबिनेट में जगह भी मिली, आपको मंत्री भी आप बने, और एक बहुत प्राइम जो ट्रांसपोर्ट का महकमा है वो आपको दे दिया गया रामविलास शर्मा से लेकर। तो उन्होंने कहा मेरा तो कोई और विभाग भी खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। ये क्या था? ये खटास थी या क्या था? नहीं, इस प्रकार की हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं रामविलास शर्मा जी, हम उनका सम्मान करते हैं। और ये माने तो भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले किसी व्यक्ति ने मुझे आने के लिए निमंत्रण दिया, हाँ, तो रामविलास शर्मा ने ही मुझे सबसे पहले दिया था। हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं, नो डाउट। 5 बार वो विधानसभा में चुनकर आए हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, हाँ, और मैं भी उनका छोटा भाई होने के नाते 5 बार मैं भी बनाया हूँ। तो इसलिए छोटे भाई को मंत्रालय देते हुए मन की फीस क्यों बाहर निकल आई कि ऐसा तो कोई और खरीदार हो तो ये भी ले ले? ऐसा कुछ नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री के अधिकार की बात है, कौन सा विभाग किसको दें। समय समय पर आप 25-30 साल का मेरा विधानसभा का अनुभव है, तो ऐसा होता रहा है, विभाग एक्सचेंज होते रहते हैं। अभी भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत उथल पुथल हो रही है, रीशफलिंग होगी, या कुछ लोगों को हटाया जा रहा है बिहार चुनाव के बाद। क्या इस तरह का दबाव है सर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, संगठन के ऊपर कोई दबाव नहीं है। तो इस प्रकार की न कोई भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है,
और संगठन के अधीन ही सब रहकर काम करते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी हैं या हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे रामविलास शर्मा है या कृष्ण पंवार है, सभी पार्टी संगठन में रहकर के काम हम करते हैं, करेंगे। रामविलास शर्मा जी ने ही कहा था इन चुनावों के नतीजे के बाद अब हरियाणा में बीजेपी को एहतियात बरतने की जरूरत है। आप मानते हैं कि एहतियात बरतने की जरूरत है? 1 साल का जो कार्यकाल पूरा हुआ, विपक्ष ने तो कहा कि बीजेपी हर फ्रंट पर फेल हुई, आपका क्या कहना है? उसी के बीच में ये जो नतीजे आए उसके बाद ये कहना कि एहतियात बरतने की जरूरत है, क्या कहीं कुछ बदलाव की जरूरत है? जिस पेस पर सरकार चल रही है, जिस स्ट्रैटेजी के साथ सरकार चल रही है, उसमें बदलाव की जरूरत है? रामविलास शर्मा जी का बयान जो था ये ठीक है कि समय समय पर रिव्यू होना चाहिए। चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार की पॉलिसी है, हाँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी वो करते ही हैं, तो इसलिए पार्टी संगठन भी करते हैं। जिस प्रकार से अनिल जैन जी हमारे प्रदेश के जो प्रभारी हैं वो कल आ ही रहे हैं, तो इस प्रकार से पार्टी से राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर इस प्रकार के रिव्यू चलते रहते हैं कि कहाँ पर क्या कोई कमी है। जहाँ पर कोई कमी होगी तो निश्चित तौर पर तुरंत उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार हुआ, जरूर उस पर एक्शन लेते हैं, संगठन एक्शन लेता है। आपके हिसाब से 1 साल के कार्यकाल को अगर हम देखें तो आप किस तरह से देखें? मैं बहुत देखिए, कोई भी 60-65 साल की कोई बीमारी एकदम कटने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 1966 के बाद पहली हरियाणा प्रदेश में पहली बार सरकार बनी है, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि मैं नया जरूर हूँ लेकिन संगठन में मैंने बहुत लंबे अरसे काम किया है, इसलिए कोई भी योजनाएं बनाने में समय लगता है, और 1 साल के बाद उनका जो धरातल नजर आती हैं, जो योजनाएं बनाई गई हैं, 1 साल के बाद जो क्रियान्वित होंगी तब पता लगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास हो रहा है। अचानक ये डिप्टी सीएम का शिगुफा राजनीतिक गलियारों में कहां से आ गया? क्या आप इस हक में हैं कि हरियाणा में भी दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर कोई डिप्टी सीएम होना चाहिए? नहीं, ये इस प्रकार के जो मैंने भी बयान पढ़े हैं, नेताओं के पढ़े हैं, टीवी में भी आपके माध्यम से मैंने देखा है, ये केवल पार्टी संगठन और मुख्यमंत्री के अधिकार की बात है। हाँ। कोई मुख्यमंत्री बनाना चाहे, उप मुख्यमंत्री बनाना चाहे तो बना सकते, लेकिन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? मेरी व्यक्तिगत राय इसमें ये है, ये मुख्यमंत्री के अधिकार की बात है, इसमें मुख्यमंत्री जिसको बनाना चाहे। ये तो व्यक्तिगत राय नहीं हुई, ये तो आप सेफ एंड साउंड बयान दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। नहीं, आपका व्यक्तिगत राय क्या है कि डिप्टी सीएम होना चाहिए? हवा चलती है तो लगती भी है, तो इसलिए कहते हैं आज हवा है, हवा चलती तो लगती भी है। हाँ। कि मैं तो पार्टी संगठन, तो यानी हवा चल रही है और लग भी रही है, मैं ये मानूं? हाँ, ये मानो ना, मैं ये मानूं तो नहीं, हवा चल रही है, लग रही है, माहौल बन रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, ये पार्टी संगठन के मुख्यमंत्री के अधिकार की बात है, केवल जिसको चाहेंगे बना लेंगे, बाकी काम अच्छा चल ही रहा है। हाँ। ऐसी बात नहीं। इस बात के लिए तो कोई किसी काम में रुकावट नहीं, भी उप मुख्यमंत्री नहीं है, प्रदेश की विकास गति में इस प्रकार की कोई रुकावट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मुख्यमंत्री के अधिकार की बात है। हाँ। विपक्ष को कहाँ देखेंगे आप मौजूदा राजनीति में? विपक्ष है कहाँ? इनेलो भी विपक्ष नहीं है और कांग्रेस विपक्ष कहाँ है? कांग्रेस को वो दिन पिछले 10 साल पुराने दिन याद आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बगैर पानी के मछली तड़फड़ाती है ना, उनको वो दिन याद आ रहे हैं। आज उनको और किसी विकास से लेना देना नहीं है। आज की मौजूदा सरकार है, न कोई प्रॉपर्टी डीलर की सरकार है, न ही CLU की सरकार है। आज कोई पूरे प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति ये अंकुश लगाए कि आज की सरकार में किसी CLU के ऊपर कोई 1 पैसा भी किसी CM सेल में या किसी के द्वारा लिया गया है, कि जो भी एक रूटीन की फाइल है जो बिल्कुल वो कर दी जाती है। इनेलो के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इनेलो बाकी भी बयानबाजी भी आते हैं, विपक्ष की भूमिका बार बार केवल विपक्ष इनेलो की भी यही बात है। आज इनेलो बयानबाजी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, इसलिए विपक्ष आज केवल बयानबाजी पर अपना टाइम पास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी है और प्रदेश के अंदर विकास कर रही है। क्योंकि आप इनेलो से जुड़े रहे हैं, मैं इस बात से कांडी नहीं कर रहा हूँ। मौजूदा हालात मैं चार बार इनेलो से विधायक रहा हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मौजूदा हालात, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल आज है इनेलो, लेकिन मौजूदा हालात क्या है? क्या बिखर चुका है, अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है क्योंकि कोई ऐसा चेहरा नहीं है, बड़े लीडर्स नहीं है वहां पर, या आपसी मनमुटाव में इनेलो बिखर सी गई है? नहीं, ये इनेलो पार्टी की बात इनेलो वाले जाने, लेकिन मैं
आप बच क्यों रहे हैं कुछ कहते हुए? मैं बचाव नहीं कर रहा हूँ। हाँ, इनेलो पुराने रिश्तों का एहसास है या फिर नए रिश्तों में नए रंग में रम नहीं पाए? मैं पहले जब मैं 4 बार कह चुका, मैं इनेलो का निष्ठावान कार्यकर्ता तो रहा हूँ, विधायक रहा हूँ। आज बीजेपी के मंत्री हैं, आज मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, विधायक हूँ और मंत्री हूँ, कैबिनेट मंत्री हूँ। हाँ। लेकिन ये बात इनेलो पार्टी की वो जाने उनके घर की क्या लड़ाई है, इस बारे में क्या कहूँगा? ये तो सेफ साइड हो गई। नहीं, कोई सेफ साइड नहीं। क्यों? मैं विपक्ष को कंडम कर, चाहे इसमें इनेलो है चाहे कांग्रेस, में दोनों कंडम कर रहा हूँ। विपक्ष है ही नहीं, वो दोनों कंडम कर तो रहा हूँ, विपक्ष है ही नहीं। विधानसभा चलाने की बात करते हैं, विधानसभा कौन सा क्या बोलता है? ये पहले माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं जिन्होंने इतना लंबा हाउस चलाया है। आप नीचे प्रोसीडिंग देखें, 1966 से लेकर अब तक सबसे लंबा जो हाउस चलाया है, बजट सेशन, उसके बाद फिर सेशन आया था, और अब तक ट्रेंड ये रहा है 2 सेशन चलते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तीसरा ही बुलाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी सत्र चलाने में कोई हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो विपक्ष कहे कि आपने गलत काम किया है। चलिए, आप मुझे ये ज़रूर बता दीजिए कि अब आगे की क्या स्ट्रैटेजी, और उससे पहले क्योंकि आप एक बड़े ओहदे पर हैं, बड़े कैबिनेट मंत्री हैं, कुछ आप ही के मंत्री या फिर विधायक या फिर एमपी ये कहते रहे हैं कि अफसरशाही सरकार पर बहुत हावी है। आपका अनुभव, आपका क्या कहना है इस बारे में? नंबर 1, कोई अफसरशाही हमारे ऊपर हैवी नहीं है। अच्छा, तो जो लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं वो गलत है? नहीं, ये सब विपक्ष के लोग चिट्ठियां लिखते हैं। जो एमपी धर्मवीर आप ही की पार्टी के एमपी हैं। व्यक्तिगत उसकी राय हो सकती है। घोड़ी होती है, उसके ऊपर जो सवार होता है ना, हाँ। वो घोड़ी को चलाता है। हाँ। इसलिए प्रशासन मुख्यमंत्री ने और हाँ। सरकार ने चलाना है। किसी अधिकारी की ये हिम्मत नहीं जी अपने जो उसका कार्य है हाँ। वो उस पर निष्ठा से काम ना करे। हाँ। और उस पर आज सरकार पूरी वाच कर रही है कि कौन अधिकारी निष्ठा से काम कर रहे हैं, हाँ। कौन अधिकारी ठीक काम नहीं कर रहे हैं। हाँ। जो अधिकारी ठीक काम नहीं करेंगे हाँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी 1 मिनट लगाते हैं, उसको साइडलाइन कर देते हैं, और भविष्य के लिए आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रशासन होगा, बिल्कुल निष्ठा से काम करने वाला प्रशासन होगा, गलत व्यक्ति को कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। एक क्विकली और इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है कैबिनेट में, या मंत्रियों के बीच में, या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लोगों के बीच में? क्योंकि पीछे कुछ समय में देखने को मिली है, वो भले ही अनिल विज की हम बात करें उनके ट्वीट्स के जरिए, या फिर मौजूदा नायब सैनी और अनिल विज के बीच जो एक शब्दों के बाण चल रहे हैं, वो क्या कहते हैं? नहीं, ऐसे मंत्रिमंडल की मीटिंग में आज तक कभी ऐसी कोई बात ना कि मुख्यमंत्री और मंत्री के बीच में हुई। जब भी कोई फैसला होता है एक मुश्त होता है, और मैं तो धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री। अब पहले मुख्यमंत्री मैंने देखे 25 साल के अपने कार्यकाल में जो हर मंगलवार को अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं, पूरे प्रदेश का जायजा लेते हैं हर मंगलवार को 11 बजे। इसके अलावा हर मंगलवार को और बुधवार को 4 से 6 बजे तक हर विधायक को समय दिया है। कोई भी ग्रीवेंसेस है, कोई भी काम है, माननीय मुख्यमंत्री से आकर सीधे मिल सकते हैं। ये पहले मुख्यमंत्री जो ने ऐसा किया। बहुत अच्छी बात। उसके बावजूद ये ग्रीवेंसेस क्यों है? इस तरह की बातें क्या लोगों में गलत संकेत नहीं देती? आज मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूं। आज की बात है, जब हमारी विधायक दल की मीटिंग थी मॉडल विलेज के बारे में, आपको मेरे पे मैं फोटो तो ले नहीं पाया। आज नायब सिंह सैनी का अनिल विज का मैं हाथ मिलता, आपको फोटो दिखाता हूँ, आपको लगता मिलवा तो नहीं दिया? नहीं, आपने मिलवा तो नहीं दिया? आपने मिलवा तो नहीं दिया? कोई आपने मिलवाया? नहीं। अच्छा चलिए ये बताइए, आपने मिलवाया? नहीं, मिला हाथ, आपने मिलवा दिया? मैंने हाथ नहीं मिला, अपने आप आमने सामने आकर हाथ मिला, दोनों प्यार से मिले दोनों। तो यानी आप बीच में थे, आपने सूत्रधार का काम किया? नहीं, आपका साथ, ये बड़ी बात है। मैं आपने, ये अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि आपने सूत्रधार का काम किया। मैंने नहीं किया। कैबिनेट मंत्री अगर कृष्णलाल पवार ये कह रहे हैं कि अनिल विज और नायब सैनी में हाथ मिले और उन्होंने मिलवाए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं पास बैठा था, अनिल विज भी मेरे पास बैठे थे, मैं अनिल विज इकट्ठे दोनों कुर्सी पे इकट्ठे थे। आप जैसे अनिल विज जी बाद में आते हमने सामने दोनों ने नमस्कार की। तो इसलिए उनका कोई भी ऐसी बड़ी कंट्रोवर्सी बात नहीं है। केवल ये तो मीडिया के अंदर, अखबारों के अंदर। मीडिया में कहां से आता है जी? आप देते हैं मीडिया में, तो मीडिया में आता है। उन्होंने कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया।
तो लड़ाई का प्रेस नोट कौन जारी करता है? मीडिया में बयान आपने दिए, नायब सैनी ने हमारे ही चैनल पर बोला, हद हो गई। आप कैसी बात कर रहे हैं? नायब सैनी ने हमारे ही चैनल पर ये कहा कि मुझे कोई रोक नहीं सकता कि मैं जाके कार्यकर्ताओं की बैठक लूं। हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं, तो इस प्रकार तो यानी आपका ये मानना है, एक लाइन में अगर मैं आपसे पूछूं कि कैबिनेट के आपस के मंत्रिमंडल में कोई भी हमारा आपस में मतभेद नहीं है, और अगर है तो उन्हें दूर कर लिया गया है? अगर है तो उन्हें दूर कर लिया गया? न मतभेद हैं, न रहेंगे। और अगर थे तो उन्हें दूर कर लिया गया? नहीं, मतभेद नहीं थे, मैं ये बात कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, ना थे ना है और होंगे तो उन्हें दूर कर लिया जाएगा, भविष्य में नहीं होंगे। चलिए, मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं लूंगी। आप अंत में यही जानना चाहती हूँ कि आपकी जो अपनी फ्यूचर प्लानिंग है, जो पॉलिसी है ट्रांसपोर्ट को लेकर, वो क्या है? कुछ और जो आप ऐड ऑन करना चाहें, जो आपने बता चुके हैं। इसके अलावा हमने एक फैसला किया कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बस स्टैंड है उनको अच्छी तरह से मॉडर्नाइज किया जाए, क्योंकि लोगों को सफाई का जो टॉयलेट है, बाथरूम है, सब साफ सुथरे हों। इसके अलावा हमने एक और फैसला भी किया, सब पाइपलाइन अंडर कंसिडरेशन है कि एटीएम लगाने को हम जा रहे हैं, क्योंकि एटीएम एक मोबाइल हो गया और एटीएम एक नेसेसिटी है। कोई पैसेंजर आता है, उसको पैसे की आवश्यकता, इमरजेंसी में जरूरत पड़ गई तो उसको मार्केट में जाना पड़ता है, बस छोड़ के, बस का समय हो गया और एटीएम से पैसे लेने हैं। तो हमारी प्लानिंग है, हम अभी इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम हर बस स्टैंड के ऊपर एटीएम भी लगाने की हमारी योजना है, हम उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी बात रखने के लिए। तो बहुत कुछ बदलने वाला है, ये कहना है मंत्री जी का। तो कितना सुहाना होगा बस का ये सफर, ये तो आने वाले वक्त में हरियाणा की जनता ही बताएगी। फिलहाल हम लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।